नमस्कार साथियों और स्वागत है आप लोगों का कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी में। और ये जो हमारी झारखंड की जीएस की सीरीज चल रही है जो कि जेपीएससी या जेएसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हिस्ट्री का पार्ट पढ़ रहे हैं। इसमें झारखंड के विद्रोह की ये जो है दूसरी, यहाँ पर लगता है इन लोगों ने टाइपिंग एरर कर दिया है, कोई बात नहीं, ये आपकी सेकेंड पार्ट है, चौथी पार्ट नहीं है, सेकेंड पार्ट है। और इसके पहले के जो वीडियो है, आपको झारखंड के विभूतियों के बारे में जानना हो, झारखंड के विद्रोह के बारे में जानना हो, बाकी चीजों के बारे में जानना हो, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से वो वीडियोस भी देख सकते हैं। रिलेवेंट वीडियोस के रिलेवेंट प्लेलिस्ट अलग अलग बनाए हुए हैं। और ऐसे ही वीडियोस पाते रहने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। और जो लोग बाकी के स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज कोई भी जानकारी और उसको यूज करना चाहते हैं, वो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। वहां से भी आपको बहुत सारे यूजफुल स्टडी मटेरियल, चाहे टेस्ट हो चाहे करंट अफेयर्स की मैगजीन हो, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो चलिए हमारे डिस्कशन को शुरू करते हैं। ये हमारा सेकेंड पार्ट है, झारखंड में जो भी विद्रोह हुए उससे संबंधित। और यहाँ पर पहला जो आज का टॉपिक है वो है रामगढ़ का विद्रोह। तो जो लोग झारखंड में रहते हैं उन लोगों को अच्छे से पता है कि रामगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट भी है, पहले हजारीबाग में हुआ करता था और अंग्रेजों के जमाने से हजारीबाग में ही था। 2009 में उसे एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, एक अलग जिला बनाया गया। तो हजारीबाग के क्षेत्र में कंपनी को रामगढ़ के राज्य के बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ा था उस समय, जब कंपनी अपनी ऑथोरिटी यहाँ पर एस्टेब्लिश कर रही थी, अपना स्वामित्व यहाँ पर एस्टेब्लिश कर रही थी, अपना साम्राज्य बढ़ा रही थी। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 1765 में यहाँ पर कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई थी दीवानी राइट्स। और उसके बाद यहाँ पर टैक्स कलेक्शन का प्रोसेस चालू हुआ, सब कुछ हुआ। तो धीरे धीरे उन लोगों को जब बंगाल की मिली तो उन लोगों ने अपना आधिपत्य सब तरफ स्थापित करना चालू किया। तो यहाँ पर रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह शुरू से ही अंग्रेजों के विरोध में थे, अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, क्योंकि देखिए अपनी आजादी सबको प्यारी है, कोई भी अपनी आजादी गंवाना नहीं चाहता है। ठीक है, और राजा तो खैर राजा ही थे, उनकी तो बात ही अलग थी। तो 25 अक्टूबर 1772 को रामगढ़ राज्य पर दो तरफ से हमला कर दिया गया। और यहाँ पर भी देखेंगे कि राजा के साथ विश्वासघात हुआ, उनके अपने ही लोगों ने उन्हें फंसाया, और ये बहुत जगह देखा गया है। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज हुआ। 25 अक्टूबर 1772 को दो तरफ से उन पर हमला कर दिया गया। एक तरफ से छोटा नागपुर खास के तरफ से कैप्टन जैकब कैम्पमेक ने किया, दूसरी ओर से उनके अपने ही रिश्तेदार तेज सिंह ने कर दिया, और दोनों ने एक साथ से वहां पर हमला किया उन पर, राजा मुकुंद सिंह पर, यानी कि रामगढ़ राजा के राजधानी पर। अब यहाँ पर क्या हुआ, 27 और 28 अक्टूबर को दोनों सेनाएं रामगढ़ पहुंच गई। अब रामगढ़ पहुंच गई तो भाई मुकुंद सिंह की स्थिति सीधी सी बात है कि वहां पर कमजोर होनी ही थी। और उसका कारण ये था कि एक तो अपने ही लोगों ने, राजा, ये जो उनके रिश्तेदार थे तेज सिंह ने राजा के विश्वासघात किया, और प्लस अंग्रेजों की सेना थी जो कि अपने आप में ही बहुत हाईटेक थी उस समय के हिसाब से। ठीक है, कमजोर परिस्थितियों के कारण क्या हुआ, रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को भागना पड़ा, और वो भाग कर गए कहाँ, वो भागकर पलामू की तरफ चले गए। ठीक है, और 1774 ईस्वी में राजा तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो राजा जो बनने की लालसा थी तेज सिंह की, वही उनका मुख्य कारण था, जिसके कारण कि उन्होंने राजा मुकुंद सिंह के साथ विश्वासघात किया। अंदर की पूरी जानकारी थी तेज सिंह के पास कि कहां पर कितनी सेनाएं हैं, राजा की कितनी ताकत है और कैसे हमला करेंगे तो उन्हें हराना आसान होगा। ये सारी जानकारी तेज सिंह ने दे दी अंग्रेजों को, जिससे कि राजा मुकुंद सिंह की स्थिति हो गई गड़बड़ और उन्हें वहां वो क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ गया। ठीक है, अब ये हुआ तो क्या हुआ, मुकुंद सिंह के अलावा उनके कई रिश्तेदार भी थे, वो भी वहां से भागे और अपनी खोई हुई ताकत वापस पाने के लिए सक्रिय हो गए।
भाग तो गए रामगढ़ से, लेकिन वो जो एक जिद होती है ना कि हम तो अपना राज्य वापस लेकर रहेंगे, राजाओं में ये चीजें बहुत ज्यादा होती थी और होनी भी चाहिए, किसी में भी होनी चाहिए। आज की तारीख में भी जो न्यायिक तौर पर लीगल तरीके से आपका है, उस पर कभी भी अधिकार नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर मुकुंद सिंह के साथ भी थी और उनके रिश्तेदारों के साथ भी थी। ऐसा है कि जैसे मुकुंद सिंह तो राजा थे, तो उनके अपने ही रिश्तेदार किसी क्षेत्र के गवर्नर रहे होंगे और किसी क्षेत्र में जमींदार रहे होंगे, तो उन सब की भी तो परिस्थिति खराब हो गई, उनके भी अपने जो प्रॉपर्टी थे वो चले गए। तो ऐसी परिस्थिति में वो भी उनके साथ हो लिए और सक्रिय हो गए कि अपनी खोई हुई संपत्ति, अपनी खोई हुई ताकत को हम वापस ले सकें, ठीक है। और सितंबर 1774 में तेज सिंह की मृत्यु हो गई। बेचारे बने राजा और तुरंत ही तुरंत निपट भी गए, ठीक है। तो बुढ़ापे में इनको क्या मतलब सुर चढ़ी थी विद्रोह करने की और विश्वासघात करने की, लेकिन क्या हुआ, उनके पुत्र पारसनाथ सिंह को गद्दी मिल गई। तेज सिंह के पुत्र पारसनाथ सिंह को गद्दी मिल गई, गद्दी पर वो आसीन हुए राजा के तौर पर। और मुकुंद सिंह अपने समर्थकों के साथ उन पर आक्रमण करने की तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन क्या था कि जो अंग्रेज थे वहां पर, अंग्रेजों के कारण उनको सफलता मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि तेज सिंह को गद्दी पर बैठाया था किसने, अंग्रेजों ने। तो अंग्रेज उनके सपोर्ट में थे क्योंकि उनको उससे अच्छा पैसा मिल रहा था। अंग्रेजों का तो मेन मुद्दा था कि हमें पैसा चाहिए, मुनाफा चाहिए, और वही चीज उन्हें मिल रहा था। तेज सिंह को बिठाने के बाद, तेज सिंह की मृत्यु के बाद पारसनाथ सिंह को बिठाए, वहां से भी उन्हें पैसा मिल रहा था। प्लस क्या है कि वो राजा बने रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए भी अंग्रेज उनसे पैसा ले रहे थे। अंग्रेज तो थे ही भाड़े के गुंडे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर हो रही थी, पैसा मिल रहा था। तो वो पारसनाथ सिंह का जो पोजीशन था, उनकी जो गद्दी पर अधिकार थी, उसको सुनिश्चित करने के लिए अंग्रेज उनके सपोर्ट में खड़े थे। उसके एवज में उनको पैसे मिल रहे थे, जिसके कारण यहाँ पर मुकुंद सिंह और उनके समर्थक बार बार प्रयास कर रहे थे, आक्रमण करने की तैयारी में लगे थे, लेकिन अंग्रेजों का सपोर्ट जो पारसनाथ सिंह को था मिला हुआ, उसके कारण ये लोग सफल नहीं हो पा रहे थे। फिर क्या हुआ, 18 मार्च 1778 को अंग्रेज सेना ने पलामू में मुकुंद सिंह और उनके सभी प्रमुख रिश्तेदारों को पकड़ लिया। मुकुंद सिंह की रानी और उनके प्रमुख रिश्तेदारों को, ये लोग भागकर पलामू में शरण लिए थे। लेकिन अंग्रेज साम्राज्य जैसे जैसे बढ़ता गया, तो देखिए पूरब की तरफ से बढ़ा, बंगाल की तरफ से तो पहले रामगढ़ और ये मानभूम वगैरह सारा कुछ क्षेत्र उनके कब्जे में आता गया। धीरे धीरे वो लोग पलामू तक पहुंचे। अब जब पलामू तक पहुंचे 4 साल के बाद 1778 में, तो वहां पर भी उन्होंने अपना अधिकार स्थापित किया। और उसके बाद मुकुंद सिंह की रानी और उनके जो रिश्तेदार वहां पर छुपे हुए थे, इन सबको अंग्रेजों ने पकड़ लिया। पकड़ लिया तो क्या हुआ, 1778 ईस्वी के अंत तक संपूर्ण रामगढ़ राज्य में अशांति की स्थिति हो गई। अब अशांति की स्थिति इसलिए हुई कि देखिए, राजा भले भाग गए थे, प्रजा तो वही थी, और जो प्रजा थी उनका जुड़ाव, उनका लगाव राजा के साथ बहुत था। तो राजा को पकड़े तो भी प्रजा कुछ हद तक रहती है कि चलो ठीक है, राजा है, युद्ध कर रहे थे, पकड़ लिए गए, तो वो चलता है, थोड़ा बहुत विद्रोह होता भी है तो, लेकिन उतना विभत्स नहीं होता है। लेकिन यहाँ राजा मुकुंद सिंह की रानी को पकड़ लिए, महिला को पकड़ लिए, और उस समय और आज भी जो महिला होते हैं उनका सम्मान किस रूप में होता है, प्लस रानी का सम्मान जो होता है प्रजा के बीच में माता के रूप में होता है। अब ऐसी परिस्थिति में जैसे ही रानी को उन लोगों ने पकड़ा अंग्रेजों ने, तो पूरे रामगढ़ राज्य में अशांति फैल गई, पूरी प्रजा विद्रोह पर उतर गई, ठीक है। और रामगढ़ राज्य में रामगढ़ राजा जो पारसनाथ सिंह थे, उनको वहां पर 71,000 रुपए का वार्षिक लगान, वार्षिक राजस्व देना पड़ता था अंग्रेजों को, जो कि उन पर बहुत भारी पड़ रहा था। आज की बात नहीं हो रही है, 1778 की बात हो रही है। 50-60 हजार रुपये, 70,000 रुपये आज की तारीख में भी एक अच्छी धनराशि होती है, एक अच्छा अमाउंट होता है। और उस समय अगर 71,000 रुपये की राशि देनी पड़ रही थी अंग्रेजों को, पारसनाथ सिंह को लगान के और राजस्व के तौर पे, तो सोचिए कि कितना भारी अमाउंट था।
जो कि पारसनाथ सिंह सक्षम नहीं थे, दे नहीं पा रहे थे। अब ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ, नहीं देंगे तो भाई वहां पर झमेला होगा ही, अंग्रेज डंडा करेंगे कि भाई पैसा दो, ये दे नहीं रहे हैं। तो वैसे में क्या हुआ आखिरी में कि इसके बावजूद नहीं दे पा रहे, फिर भी 1778 ईस्वी में रामगढ़ के कलेक्टर ने राजस्व राशि बढ़ा करके कितना कर दी, 81,000 रुपये वार्षिक कर दी कि अब साल में 71,000 नहीं 81,000 रुपया तुमको देना पड़ेगा अगर तुमको राजा बने रहना है तो बेसिकली अंग्रेज धीरे धीरे परेशान कर रहे थे जो राजा थे यहाँ के, जो भी, चाहे उनके हेल्प से राजा बने हो चाहे ऐसे ही राजा बने हो, ठीक है। तो उनको अंग्रेज जो है इसलिए परेशान करते रहते थे कि खुद ही छोड़ के भाग जाए और उसके बाद जो हमारा एकाधिकार है यहाँ पर स्थापित हो जाए। तो ये चक्कर चल रहा था यहाँ पे और यही स्थिति बनी रही 1790 तक। और ठाकुर रघुनाथ सिंह, मुकुंद सिंह के एक समर्थक जो थे, उनके नेतृत्व में विद्रोह फिर से खड़ा हुआ, विद्रोही तत्व सामने आ गए और पारसनाथ सिंह के अगेंस्ट विद्रोह कर दिया उन्होंने। अब यहाँ पर रघुनाथ सिंह ने 4 परगनाओं पर कब्जा कर लिया। जो रामगढ़ राज था उसकी जो अलग अलग परगना थे, अलग अलग रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था, उसके 4 जो परगना थे उन पर रघुनाथ सिंह ने कब्जा कर लिया, यानी कि विद्रोह जोरदार था, एकदम बढ़िया था, ठीक है। और पारसनाथ सिंह द्वारा नियुक्त किए गए जागीरदारों को वहां से खदेड़ दिया इन्होंने, रघुनाथ सिंह और इनके समर्थकों ने। वहां पर जो उनके लोकल गवर्नर थे, उनको, लोकल जमींदार थे, जागीरदार थे, उनको भगा दिया। अब विद्रोहियों को दबाने के लिए क्या हुआ, कैप्टन एकरमन की बटालियन को बुलाया गया। फिर से यहाँ पर अंग्रेजी सेना बुलाई गई। अब अंग्रेजी सेना बुलाएंगे तो क्या होगा, एकदम मार धाड़ बढ़िया एक्शन से भरपूर सीन बनेगा। तो एकरमन और लेफ्टिनेंट डेनियल ने रघुनाथ सिंह को उनके प्रमुख अनुयायियों के साथ पकड़ लिया, उनके समर्थकों के साथ पकड़ लिया, क्योंकि अंग्रेजी सेना के पास कुछ भी हो तो उस समय जो लोकल राजा थे, लोकल विद्रोही थे, उनकी तुलना में ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, ज्यादा बढ़िया हथियार और बंदूक वगैरह हुआ करते थे। इसके कारण अंग्रेजों का सामना करना उनके लिए इतना आसान होता नहीं था। वही चीज यहाँ पर हुई। तो रघुनाथ सिंह फिर से पकड़े गए। 4 परगना पर कब्जा तो कर लिया था, अपनी ऑथोरिटी तो एस्टेब्लिश कर ली थी, वहां के जागीरदारों को भगा तो दिया था थोड़े से समय के लिए, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो पकड़े गए, अरेस्ट हो गए। अब अरेस्ट हुए उसके बाद क्या हुआ कि रघुनाथ सिंह को चटगांव, अभी जो बांग्लादेश में ना चिटगांव, उसी को चटगांव भी कहते हैं, वहां भेज दिया गया, यहाँ से सीधा तड़ी पार कर दिया गया। तो अंग्रेजों की एक ये पॉलिसी थी कि जो भी लोकल लीडर है उसको वहां से उठा के ऐसी जगह भेजो कि वो फिर यहाँ पर कुछ उत्पात न मचा सके, अंग्रेजों के लिए परेशानी का सबब न बने। यही चीज अंग्रेजों ने रघुनाथ सिंह के साथ की। अब क्या हुआ, रामगढ़ की सुरक्षा का कार्य कैप्टन क्रॉफोर्ड को सौंप दिया गया कि आगे से फिर ऐसा कोई विद्रोह न हो, ऐसा कोई आंदोलन प्रकट न हो, राजा की जो पोजीशन है उसको कोई चैलेंज ना करे, अंग्रेजों को राजस्व अच्छा से मिलता रहे। इन सब चीजों को सुनिश्चित करने के लिए जो रामगढ़ की सुरक्षा है उसको किसके हाथों में दे दी गई, कैप्टन क्रॉफोर्ड के हाथ में सौंप दी गई। और रामगढ़ के राजा पारसनाथ अब कोई उपाय सोचने लगे कि अंग्रेजों से बचा कैसे जाए। 71,000 दे नहीं पा रहे थे, इन लोगों ने करके बढ़ा के कर दिया 81,000, प्लस जब पारसनाथ सिंह से बचाए तो उस समय एक्स्ट्रा मनी मांगने लगे, एक्स्ट्रा पैसा मांगने लगे कि भाई अभी जो खर्चा हुआ है इस पूरा युद्ध में, लड़ाई झगड़े में, उसको कौन भरेगा। तो वो भी पारसनाथ सिंह से मांगने लगे। पारसनाथ सिंह बोले भाई जो रेगुलर था वो दे नहीं पा रहे हैं, तुम एक्स्ट्रा लगा रहे हो, वो कहां से दे हम। तो ये एक अलग झमेला हो गया पारसनाथ सिंह के साथ। तो यहाँ पर 1781 में क्या हुआ कि वो बनारस के विद्रोही राजा चेत सिंह की सहायता करने लगे। बनारस तक इस समय तक अंग्रेज पहुंच चुके थे, ईस्टर्न यूपी तक पहुंच चुके थे। तो वहां पर क्या हुआ कि बनारस के जो राजा थे चेत सिंह, उन्होंने कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह। अब यहाँ पर पारसनाथ सिंह को लगा कि एक राजा विद्रोह कर रहे हैं, इनका समर्थन करके और इनके साथ मिलके अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ा जा सकता है और अपनी स्वायत्ता, अपनी स्वाधीनता फिर से स्थापित की जा सकती है। ये इनको एक
उपाय सूझा। तो ये क्या किए, पारसनाथ सिंह चेत सिंह के सहायता करने लगे और सोचे बाद में ये आदमी हमको भी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि अपनी स्थिति मजबूत करने की भी जरूरत थी पारसनाथ सिंह को, और अंग्रेजों के साथ इतने दिनों तक उठना बैठना मिलना जुलना, उनकी सेना को देखना, ये सब चीज देखने के बाद इनको ये चीज समझ में आ गई थी कि हमें भी आधुनिक हथियार चाहिए। तो ये क्या करने लगे, अपनी सेना को मजबूत करने के लिए वार्षिक कर जो कुछ भी होता था उससे कुछ बचाकर अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने के अभियान में जुट गए, खर्चा बचाने लगे। ठीक है, मान लीजिए कि वो लोग राजस्व जो कलेक्ट कर रहे थे, राजस्व जमा होता था 100 रुपया अगर, तो उसमें से कुछ पैसा लगभग जो भी हो, यहाँ पर एग्जैक्ट फिगर कहीं पर हिस्ट्री में मेंशन नहीं है कि कितना बचाते थे क्या करते थे, वो अकाउंट बुक थोड़ा ही दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता था कि 10 रुपया मान लेके चलते हैं कि एक सपोज दैट हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि 10 रुपया बचा के और चुपके से वो क्या खर्च कर रहे थे, किस पे, अपनी सेना पे, सैन्य शक्ति बढ़ाने पे, हथियार वगैरह खरीद रहे हैं, तो इन सब चीजों पे वो खर्च करने लगे। और ये पता लग गया अंग्रेज को। अब अंग्रेज को जब पता लगेगा तो भाई वो तो एक्शन लेंगे ही लेंगे। तो 1781 के अंत तक संपूर्ण रामगढ़ में विद्रोह हो गया और पारसनाथ सिंह के सपोर्ट में कुछ आए, कुछ जो है पुराने राजा के अनुयायी थे मुकुंद सिंह के, वो भी सपोर्ट में आ गए और यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हो गया। और रामगढ़ के कलेक्टर ने इसे नियंत्रित कर में लाने के लिए क्या किया, सरकार से सैन्य सहायता का अनुरोध किया। अब यहाँ पर आर्मी बुला ली गई रामगढ़ में। ठीक है, आर्मी बुला ली गई रामगढ़ में, तो क्या होगा, अब तो भाई होगा बढ़िया से मारधाड़ एकदम। तो 1782 तक रामगढ़ के कई इलाके तबाह हो गए। जब बढ़िया से मारपीट हुई तो कई इलाके तबाह हो गए, और जब उतनी भयंकर मारकाट वहां मची हो तो कौन आदमी रहना चाहेगा वैसे क्षेत्र में। आज के डेट में भी देखते हैं कि जो मैक्सिमम जो वर्ल्ड में रिफ्यूजी हैं, चाहे वो यूरोप की तरफ भागे, चाहे म्यांमार से इंडिया की तरफ आए, तो वो सब ऐसे ही क्षेत्र से मैक्सिमम रिफ्यूजी आते हैं जहां पर युद्ध चल रहा हो, जान बचा के भागते हैं लोग वहां से। वही स्थिति रामगढ़ में पैदा हो गई कि रैयत जो है यहाँ से भाग खड़े हुए, रैयत भाग गए। अब रैयत भाग गए तो अंग्रेज लोगों को भी टेंशन हो गया कि भाई रैयत अगर भाग जाएंगे तो खेती करेगा कौन, और अगर खेती नहीं होगी तो हमको लगान देगा कौन। तो अंग्रेज भी सोचे कि जल्दी से यहाँ पर शांति बहाल करने की आवश्यकता है। तो वो बोले चलो ठीक है, अभी जो भागा सो भागा, सैन्य हमला और सैन्य ताकत बढ़ा दो ताकि इसको जल्दी से निपटाया जाए, क्विक एक्शन लेके खत्म किया जाए। उसके बाद डिप्टी कलेक्टर जी डल्लास जो थे उस समय हजारीबाग के, उस सरकार से आग्रह क्या किए कि रामगढ़ का जो राज्य है वहां पे राजा को राजस्व की वसूली के काम से मुक्त कर दिया जाए। राजा पहले क्या करता था, टैक्स कलेक्ट करके, पारसनाथ सिंह जो थे टैक्स कलेक्ट करके जमा करके और उसके बाद अंग्रेजों को देते थे अपना कमीशन काट के, उसी में से तो चोरी करके वो उधर भी अपना सैन्य शक्ति मजबूत कर रहे थे ना। तो जी डल्लास जो कलेक्टर थे उस समय, उन्होंने क्या कहा कि राजा को भाई छुट्टी दे दो, इसको कोई जरूरत नहीं, इसको पेंशन दो और साइड करो, टैक्स हम लोग डायरेक्ट कलेक्ट कर लेंगे। तो राजस्व वसूली की काम से मुक्त करके राजस्व वसूली की सीधी व्यवस्था की जाए कि जमींदार लोग से सरकार डायरेक्ट टैक्स लेगी, वहां पर बीच में राजा का कोई रोल नहीं रहेगा, और जागीरदार और जमींदार जो भी हैं उनके साथ विशेष व्यवस्था की गई और राजा के द्वारा जागीरों को जब्त करने का काम जो है वो बंद करवा दिया गया कि राजा अब अगर कोई जागीरदार टैक्स नहीं दे पाता है तो वैसी परिस्थिति में जो जागीरदार हैं उनके जागीर को राजा जब्त नहीं कर सकेगा, ये व्यवस्था कर दी गई। इससे क्या हुआ कि जो जागीरदार थे वो खुश हो गए अंग्रेज शासन से कि भाई एक तो कम से कम स्टेबिलिटी मिली, एक तो फिक्स सिस्टम हो गया कि भाई मेरा प्रॉपर्टी कोई नहीं ले सकता है, प्रॉपर्टी तो मेरे ही पास रहेगी। हाँ, टैक्स जो हमको डायरेक्ट राजा को न देके अंग्रेज सरकार को देना, लेकिन कम से कम ये फैसिलिटी दे रहा है
कि भाई तेरा प्रॉपर्टी तेरे ही पास रहेगा, कोई ले नहीं सकता। तो ये चीज हो गई। अब क्या हुआ, रामगढ़ के जो राजा थे वो अब से केवल मुखौटा बन के रह गए। उनको एक पेंशन दे दिए, भाई तुम खाओ पियो साइड में बैठ के आराम करो, तुमको बीच में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और 1776 ईस्वी में फौजदारी न्यायालय यहाँ पर रामगढ़ में ये बनाई गई थी, और 1799 में दीवानी न्यायालय भी बना दी गई। और ये स्थिति का लाभ उठाकर तमाड़ के जमींदारों ने रामगढ़ के राज्य पर आक्रमण जारी रखा। तमाड़ के जो जमींदार थे वो भी अंग्रेजों से बहुत ज्यादा खफा थे, तो वो लोग क्या किए कि वो रामगढ़ के राज्य पर हमला कर दिए। सोचे कि यहाँ पर राजा को तो मुखौटा बना दिए, राजा आएगा नहीं, अकेले बचे अंग्रेज, मारो इनको। तो वैसी परिस्थिति में तमाड़ के राजा जो है सो इसका लाभ उठाना चाहे, और कुछ क्षेत्र में वो लोग कब्जा कर भी लिए थे शुरुआती दौर में, लेकिन बाद में फिर वो भी विफल हो गए, ठीक है। तो राजा यहाँ पर पूर्णतः क्या हो गया, अंग्रेजों पर निर्भर हो गया। राजा को ये लगा कि भाई तमाड़ वाले भी हमला कर रहे हैं अब, और अगर अंग्रेज के साथ हम मिल बांट के नहीं रहे तो वैसे ही मेरे पास न तो राजस्व आ रहा है, न पैसा आ रहा है, पेंशन पे जी रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में हम कहा मारा पीटी करते चलेंगे तमाड़ के जमींदारों के साथ। तो भाई जाओ अंग्रेजों, तुम ही लोग लड़ लो, हम नहीं आ रहे बीच में, ठीक है। तो पूरी तरह से अपनी स्थिति के लिए निर्भर हो गए राजा पारसनाथ अंग्रेजों पर, ठीक है। और 19वीं सदी की शुरुआत तक रामगढ़ में यही व्यवस्था बनी रही। 19वीं सदी की शुरुआत तक यही व्यवस्था बनी रही, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं तमाड़ विद्रोह पर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मुख्य कारण जो तमाड़ विद्रोह का था उसमें आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करना था। सबसे पहली चीज क्या होता था कि आदिवासियों का सीधा कहना जल जंगल और जमीन हमारा है, हम आदम जमाने से इस पे रहते आ रहे हैं, खेती करते आ रहे हैं, यहाँ पर जमीन भी जो है खेती लायक हमने बनाई है, ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी, और इसके लिए किसी को लगान भी देने की जरूरत नहीं। हालांकि बाद में वो लोग लगान देने लगे थे, लेकिन फिर भी अपनी स्वायत्ता के लिए या फिर अगर उनको जमीन से बेदखल कर दिया जाता था तो ऐसी परिस्थिति में वो विद्रोह करते रहते थे, ठीक है। तो मुख्य कारण तमाड़ विद्रोह का भी यही था कि जो भी आदिवासी लगान नहीं दे पा रहे थे, कर नहीं दे पा रहे थे, उनको उनके जमीन से निकाल दिया जाता था, बेदखल कर दिया जाता था, और उनकी जमीन सरकार ले लेती थी और बाद में उसको नीलाम कर देती थी। तो बाहर के जो जमींदार थे या फिर जो मारवाड़ी और ये मतलब मनी लेंडर वगैरह रहते हैं ना, वो लोग थे, दिकू थे, या फिर जो बंगाल तरफ के जो भी बड़े जमींदार थे जो कि सिर्फ वहां पर इस चीज से मतलब रखते थे कि हमको कर वसूलना, अपने 4 आदमी लगा दिए, जमीन को नीलामी में ले लिया और ऐसे प्रॉपर्टी बना रहे थे, तो उन लोगों को नीलाम कर दी जाती थी। तो यहाँ पर क्या था कि अंग्रेजी कंपनी तहसीलदार, तहसीलदार तो सरकारी नौकर होता था अंग्रेजों का, जमींदारों पर और गैर आदिवासी जो कि दिकू है उनके द्वारा शोषण से ये लोग परेशान थे, और इस शोषण के कारण भी वो लोग विद्रोह कर रहे थे। शोषण का मतलब वही है कि जबरदस्ती में जो कर वसूली की जा रही थी, और जो मतलब एक बेतरतीब तरीके से कर वसूली की जा रही थी कि ज्यादा ही मांग लिया, कभी कभी कुछ कारण से ज्यादा वसूल लिया, खेती खराब हो गई, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, वैसे में भी मारपीट के भाई हम पैसा तो वसूलेंगे वाला हिसाब है। क्योंकि जो दिकू थे या जो बाहर के जो भी मनी लेंडर थे वो लोग जब जमीन लेते थे तो उनका सीधा सा एक मुद्दा होता था कि हमको प्रॉफिट बनाना है, और प्रॉफिट बनाने के चक्कर में वो लोग इस चीज पर ध्यान ही नहीं देते थे कि लोकल आदिवासियों का क्या सिचुएशन है, फ्लड हुआ, सूखा पड़ा, खेती सही हुई नहीं हुई, पैदावार कैसी हुई, कोई मतलब नहीं, बस पैसा चाहिए, चाहे मारपीट के ले, चाहे उसके घर से सामान लूट के ले, बस पैसा लेना है। तो ये जो शोषण हो रहा था इसके कारण भी तमाड़ विद्रोह हो गया, है ना। और छोटा नागपुर के उरांव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के विरुद्ध ये विद्रोह शुरू हुआ। तमाड़ विद्रोह में मेन कौन जनजाति थी? उरांव जनजाति थी। तो ये ध्यान में रखना है कि तमाड़ विद्रोह में कौन से जनजाति लोग शामिल थे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है।
ठीक है। और 1794 तक ये जो पूरा तमाड़ विद्रोह है ये चला, और इसकी नेतृत्व थी ठाकुर भोलानाथ सिंह के हाथ में। किसके हाथ में? ठाकुर भोलानाथ सिंह के हाथ में नेतृत्व थी तमाड़ विद्रोह की, ये ध्यान में रखना है। और 1809 में अंग्रेजों ने छोटा नागपुर में शांति स्थापित करने के लिए जमींदारी पुलिस बल की व्यवस्था की। जमींदारी पुलिस बल में क्या हुआ कि जमींदारों को लुठैत और जो एक लोकल सिविल पुलिस रखने का अधिकार दे दिया गया कि यहाँ पर कोई विद्रोह ना हो, कुछ ना हो, जानकारी हमको मिलती रहे, और कोई थोड़ा बहुत बदमाशी करे तो उसको वहीं सीधा कर दो। जो पहले जमींदार लठैत ले घूमते थे ना, वो यही है, ठीक है, जमींदारी पुलिस बल। और इसके एवज में थोड़ा बहुत जो टैक्स में रिबेट है, जो भी कर वसूली करते थे, उसमें से कुछ हिस्सा जमींदारों को दे दिया जाता था। अब यहाँ पर 1807, 1811, 1817 और 1820 में फिर से मुंडा और उरांव जनजातियों ने जमींदारों और दीकू के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब पुलिस लगाओ या जो लगाओ या जमींदारी पुलिस बनाओ, लेकिन आदमी जब परेशान होगा, आप उसको जबरदस्ती परेशान करेंगे तो विद्रोह करेगा ही करेगा। वही परिस्थिति यहाँ पर थी कि देख रहे हैं बार बार कुछ कुछ वर्षों के गैप पे यहाँ पर विद्रोह होता ही रहा, विद्रोह रुका ही नहीं, ठीक है। तो मुंडाओं ने 1807 में तमिलनाडु के असंतुष्ट मानकियों और 1919-20 में जो वहां के रुगु और कोनांता के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया, ठीक है। जो मानकी थे, मुंडा मानकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा, शासन व्यवस्था, तो वो भी आप जो जनजातीय शासन व्यवस्था की जो पूरी प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। उसमें जितने भी जनजातीय शासन व्यवस्था जेपीएससी के सिलेबस में है, सारा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, वहां पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो वहां पर क्या था कि मुंडा जो होते थे वो गांव के मुखिया होते थे, उनके ऊपर मानकी रहते थे, जिनको कि वहां पर कर वसूली का अधिकार था। और जो मुंडा कर वसूलते थे गांव से, वो अपना कमीशन काट के मानकी के पास जमा करते थे, और मानकी जो है वो ब्रिटिश सरकार को देते थे। तो यहाँ पर मानकियों पर भी ये दबाव रहता था, और अंग्रेज बहुत बार मानकियों को हटा देते थे कि तुम टैक्स नहीं दियो, तुमको निकाल देंगे। तो वहां पर बहुत सारे मानकी जो थे, जिनको कि उनके पद से अपदस्थ कर दिया गया था, वो भी असंतुष्ट थे। और यहाँ पर मुंडा जो थे उन्हीं के लीडर मानकी थे। तो मुंडा जो लोग थे वो मानकियों के नेतृत्व में और रुगु और कोनांता के नेतृत्व में विद्रोह किए। ये भी तमाड़ विद्रोह ही है, ठीक है। चलिए अब तिलका आंदोलन में आ जाते हैं, तिलका मांझी के तिलका आंदोलन में। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य ये था कि जो आदिवासी स्वायत्ता है, जो आदिवासियों का इंडिपेंडेंस है, ठीक है, स्वायत्ता है कि हम लोग आजाद हैं, तो इस चीज को बचाने की, इसकी रक्षा करने की और अंग्रेजों को क्षेत्र से बाहर भगाने और निकालने के लिए ये तिलका विद्रोह हुआ था, तिलका मांझी आंदोलन हुआ था। और अंग्रेजी खजाना लूट कर गरीबों में बांट दिया था इन लोगों ने। तिलका विद्रोह में क्या हुआ था? आंदोलन में अंग्रेजी खजाना लूट लिए ये लोग और उसको गरीबों में बांट दिए, रॉबिन हुड वाला काम था, ठीक है। और तिलका मांझी ने सुल्तानगंज की पहाड़ियों से गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया। गुरिल्ला युद्ध के बारे में पहले भी हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि वो कैसे आदिवासी लोग गुरिल्ला नीति इस्तेमाल करते थे युद्ध के लिए, कि अचानक निकले, मारे पीटे, तीरवीर से एकदम निपटा दिए और फिर जाके जंगल में छुप गए, तुम ढूंढते रहो, हमको क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो है अगस्टिन क्लीवलैंड कर रहा था, जो कि तिलका मांझी के तीर से घायल हो गया। अब कोई अंग्रेज घायल हो जाए आदिवासी के तीर से, तो सोचिए उसको कितना दिमाग खराब हुआ होगा। वो भी जो उनका लीडर है अगस्टिन क्लीवलैंड, वो है तिलका मांझी के तीर के हमले से घायल हो गया, उसका तो पूरा दिमाग झल्ला गया होगा। अगर आप देखिएगा कि कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खराब है अपने देश में अभी के समय में भी, तो मान लीजिए कि वहां पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पत्थरबाजी या कुछ वैसी चीजें अगर हो रही हैं, और जो फील्ड में आदमी है, तो मतलब एसआई वगैरह जो डीएसपी वगैरह रहते आगे रहते हैं, एसपी साहब भी रहते हैं वहां पर मौजूद अपनी गाड़ी के साथ, थोड़ा पीछे डीएम साहब भी रहेंगे कि परिस्थिति देख रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, क्या करना है क्या करना है। तो आगे सर मार रहा है, पत्थर चला रहा है, लाठीचार्ज करें,
नहीं रुको, फोर्स का इस्तेमाल नहीं, सरकार से ऑर्डर नहीं है, ठीक है, ऐसे करते रहेंगे। फिर सर नजदीक आ गया, नहीं रुको, ड्रिल निकालो, सील निकालो। फिर सर एकदम सट गया, लाठी बज रहा है, नहीं रुको। तब तक एक पत्थर उड़ते हुए आया और लगा डीएम साहब के सर पे। और जैसे ही ये होगा, कुछ सोचना नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, चार्ज, सीधा लाठी चार्ज। तो वही चीज यहाँ पर हुई कि जैसे ही अगस्टिन क्लीवलैंड को तीर लगा, उसके बाद तो फिर काहे को छोड़ना, उसके बाद ये लोग बौखला गए और उसके बाद पूरे फोर्स, पूरे ताकत के साथ एकदम आदिवासियों की ये जो तिलका आंदोलन था इसको दबाने में लग गए। और 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को धोखे से, उसके बाद क्या होता था कि ये लोग जो आंदोलनकारी हैं उनके ग्रुप में से ही ये लोग पहले ये देखते थे कि इसमें से कौन जो है लालच में फंस के टूट के हमारे तरफ आ सकता है, और वैसे आदमी को ढूंढने के बाद ये लोग उसको क्या करते थे कि अपने तरफ मिला लेते थे, ठीक है, और वहां पर फिर इंफॉर्मेशन निकाल लेते थे कि कहाँ पर ये आदमी मिलेंगे जो आपके लीडर हैं, ठीक है। तो वैसे ही तिलका मांझी के साथ भी धोखा हो गया और धोखे से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और बौखलाए हुए तो अंग्रेज थे ही, क्लीवलैंड को जो लग गई थी तीर। उसके बाद क्या हुआ, भागलपुर में एक बरगद के पेड़ पर इनको फांसी दे दी गई, और आज भी वहां पर ये बरगद का पेड़ वाला चौक जो है सो मौजूद है, उसको तिलका मांझी चौक कहते हैं, जहां पर कि भागलपुर में इनको फांसी दी गई थी। और तिलका मांझी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद थे, ठीक है। और तिलका विद्रोह में महिलाओं का भी बहुत ज्यादा योगदान रहा था, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था तिलका विद्रोह में, तो ये चीजें भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं चुआड़ विद्रोह में, ठीक है। चुआड़ नाम कैसे पड़ा था, ये जब हम लोग नागवंशी शासकों के बारे में और जो मुगल के जब क्षेत्र का विस्तार हुआ, इस क्षेत्र में मुगलों का जो अपना साम्राज्य है बढ़ा, तो कैसे चुआड़ इस जनजाति का और इस क्षेत्र का नाम, लोगों का नाम पड़ा, ये हमने विस्तार में डिस्कस किया, तो वो चीज वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में वो भी मिल जाएगी। तो क्षेत्र में अकाल, लगान की वृद्धि, भूमि की नीलामी, वही बेदखली और अन्य आर्थिक संकटों के कारण ये चुआड़ विद्रोह शुरू हुआ, ठीक है। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, प्रमुख नेता इसके कौन कौन थे, पहले थे रघुनाथ महतो, और यही रघुनाथ महतो ने ही 1769 में ये नारा दिया था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ये नारा एकदम और किन्होंने दिया था, एकदम डाई हार्ड याद रखिएगा, ये कभी भी आपके पेपर में, आपके क्वेश्चन पेपर में प्रकट हो सकता है, ठीक है। चलिए, और उसके बाद इसके और कौन कौन प्रमुख नेता थे, उनमें थे श्यामगंजम, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह, ये सारे जो थे सो चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, इसके प्रमुख नेता थे, ठीक है। अब यहाँ पर अप्रैल 1798 में घाटशिला, बुंडू प्रमंडल, ठीक है, उसके बाद मंडल कुंड, पुरुग्राम आदि में क्या हुआ, चूरासौर, मिदनापुर में चुआड़ ने बीरभूम के जंगल महल क्षेत्र में विद्रोह कर दिया, पुनर्जीवित किया इसको। तो जंगल महल में चुआड़ विद्रोह का पुनर्जन्म हुआ, और इसके नेतृत्व कर रहे थे रघुनाथ महतो, ठीक है। कारण क्या क्या थे वो हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पे बांकुड़ा में चक और पैका, और उड़ीसा में पैका भी जून में विद्रोह में शामिल हो गए। तो ये याद रखिएगा कि चुआड़ विद्रोह झारखंड के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, चुआड़ विद्रोह का फैलाव बंगाल, बंगाल में कहा, बीरभूम के क्षेत्र में, ठीक है, बीरभूम तो इधर बांकुड़ा के क्षेत्र में, ठीक है, बंगाल में बांकुड़ा के क्षेत्र में और उड़ीसा में भी इसका फैलाव रहा, बीरभूम तो अपना झारखंड में ही हो गया, ठीक है। तो बांकुड़ा के क्षेत्र में और उड़ीसा के क्षेत्र में भी इसका फैलाव हुआ चुआड़ विद्रोह का, और अंग्रेज विद्रोह को दबाने में असमर्थ रहे, क्योंकि ये इतना ज्यादा फैल गया कि बंगाल में भी हो रहा है, उड़ीसा में भी हो रहा है, झारखंड में भी हो रहा है, तो कहाँ कहाँ दौड़ते रहेंगे भाई,
अगर चारों तरफ से कहीं पे हमला हो जाए तो कहाँ जाए आदमी लड़ने, यही चीज हो गई। अब चुवाड़ और पाइका सरदारों ने जब्त की गई भूमि और सभी सुविधाएं वापस बहाल करने के लिए अंग्रेजों को मजबूर कर दिया कि हमारा जितना भी जमीन आप हड़पे हो, जितने भी जमीन से हमें बेदखल किए हो, सब जमीन हमें वापस चाहिए। और पहले आदिवासी जनजातियों की जो अधिकार थे, जो भी उन्हें सुविधाएं प्राप्त थी, वो सब हमें वापस चाहिए, तभी विद्रोह बंद होगा। और फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो चुवाड़ का नेतृत्व कर रहे थे विद्रोह का, वो जनजातीय लीडरों नेताओं के बीच में और अंग्रेजों के बीच में यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ, एक वार्ता हुई, और क्या क्या सुविधाएं वापस मिलेंगी, जमीन, ये सब सारा कुछ फाइनल हुआ, डील फाइनल हुआ, तब जाकर चुवाड़ विद्रोह बंद हुआ। ठीक है, तो ये सारा हमारा जो था भाग 2 था, जो डिस्कशन है हमारा, जो भी विद्रोह हुए झारखंड में। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के जो विद्रोह है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो को आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पर भी फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल पर भी बहुत जल्दी हमारे स्टडी मटेरियल और बाकी की चीजें अवेलेबल होनी शुरू हो जाएंगी। हमारे ऐप पर ऑलरेडी सारे स्टडी मटेरियल और बाकी की चीजें जो है, टेस्ट वगैरह जो भी फ्री में है उपलब्ध है, वो सारा वहां पर आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। वही सारी चीजें वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। इन दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है सारी चीजों की, तो वहां से भी आप लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर हम अपना डिस्कशन खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।